जी नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल वीरेंद्र आज क्लासेस में। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि हम देख रहे हैं कि सामान्य हिंदी हमारी स्टार्ट हो चुकी है। और सामान्य हिंदी में बच्चे हमने जो पहला टॉपिक लिया है, पहला जो चैप्टर उठाया है वो उठाया है वर्णमाला। तो वर्णमाला में हम 2 क्लासें देख चुके हैं, तीसरी क्लास की तरफ चलते हैं बच्चे। लास्ट क्लास से मैं आपको जोड़ने की कोशिश करता हूं कि लास्ट क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था। तो बच्चे आपको याद होगा कि मैंने आपको पढ़ाया था स्वर चित्र। स्वर चित्र मैंने पढ़ाया था। तो बच्चे कहेंगे कि स्वर चित्र क्या है, तो एक बार फिर रोक कॉल करा देता हूं। तो स्वर चित्र की अगर मैं बात करूं तो मान लो ये स्वर चित्र है, ठीक है, ये स्वर चित्र है। ये आपके मुंह में जीभ की स्थिति के अनुसार जो है स्वर चित्र बनाया गया है। तो यहाँ क्या लिखा है बच्चे, यहाँ लिखा है छोटी ई, यहाँ क्या लिखा है बड़ी ई, और यहाँ लिखा है ऊ, और यहाँ आऊ। यहाँ अगर मैं बात करूं इस वाले पे तो ए लिखा है, यहाँ आई लिखा है। यहाँ अगर मैं बात करूं तो ओ लिखा है, यहाँ आऊ लिखा है, और यहाँ लिखा है आ। और बच्चे बिल्कुल जीभ के आगे वाले हिस्से पे क्या लिखा है ए। और अगर मैं आगत स्वर को भी शामिल करूं तो यहाँ लिखा है आगत स्वर। क्लियर है? ये स्वर चित्र मैंने बताया था। अब जब हमने स्वरों का वर्गीकरण किया था तो मैंने कहा था कि उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। यानी कि स्वरों के वर्गीकरण में मैंने पहला वर्गीकरण, पहला भेद, पहला प्रकार पढ़ लिया। तो आज हम चलते हैं दूसरे भेद की तरफ। तो बच्चे जो स्वर चित्र की बात मैं करूं तो जो दूसरा भेद है वो है मुखाकृति के आधार पर। मुखाकृति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर। तो ये स्वर चित्र यहां बना है इधर। तो मुखाकृति के आधार पर मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि किसी स्वर का उच्चारण करते समय, स्वर का उच्चारण करते समय, स्वर का उच्चारण करते समय मुख द्वार कितनी मात्रा में खुलता है, मुख द्वार कितनी मात्रा में खुलता है, कितनी मात्रा में खुलता है, खुलता है। तो स्वरों का जो दूसरा वर्गीकरण हुआ मुखाकृति के आधार पर, यानी कि किसी भी स्वर का उच्चारण करते समय हमारा जो मुख द्वार है वो कितनी मात्रा में खुलता है। तो इस आधार पर मैं बात करूं बच्चे तो स्वरों को 4 आधार पर बांटा गया है। कितने आधार पर बांटा गया है? 4 आधार पर। पहले होते हैं बच्चे जिन्हें हम बोलते हैं संवृत स्वर, संवृत स्वर। दूसरी अगर मैं बात करूं बच्चे तो होते हैं अर्ध संवृत। क्या होते हैं? अर्ध संवृत, अर्ध संवृत। तीसरी अगर मैं बात करूं बच्चे तो होते हैं अर्ध विवृत, अर्ध विवृत, अर्ध विवृत। और चौथी अगर मैं बात करूं तो ये होते हैं बच्चे विवृत स्वर। अब समझते हैं कि संवृत और विवृत का क्या रोल है। तो संवृत का मतलब होता है बच्चे, ये जो शब्द लिखा है ना संवृत, इसका मतलब होता है क्लोज। इसका मतलब क्या होता है? क्लोज। संवृत का मतलब होता है कि स्वरों का उच्चारण करने में जो सबसे ज्यादा मुख किन स्वरों के उच्चारण में बंद रहता है। तो संवृत का मतलब बंद रहना। अगर जो है सबसे ज्यादा किस में बंद होता है तो आप कहोगे संवृत में। तो क्या इसका उल्टा भी, अपोजिट भी ठीक नहीं हुआ? फिर सबसे ज्यादा खुलता किस में है तो आप यही कहोगे। तो टेक्निकल रूप से अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं इन्हें ले लो या इन्हें ले लो, बात एक ही है, लेकिन टेक्निकल रूप से 4 वर्गों में बांटा उन्होंने। उन्होंने कहा जिसके उच्चारण में मुख सबसे ज्यादा बंद रहता है। तो संवृत स्वर क्या है बच्चे? जिनका उच्चारण करते समय मुख सबसे ज्यादा मात्रा में बंद रहता है। अगर मैं अर्ध संवृत की बात करूं तो मैं कहूंगा आधा बंद रहता है। जो मुख विविर है आधा बंद मिलता है। विवृत की बात मैं करूं, ये जो विवृत शब्द लिखा है इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है बच्चे ओपन, यानी कि ये खुलने की बात करता है। तो अगर इसकी बात करता है तो अर्ध विवृत का मतलब होता है आधा खुला, आधा खुला यानी कि ओपन। और विवृत की बात करें तो इसका मतलब होता है सबसे ज्यादा
खुला होगा। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछ लें कि कौन से स्वर का उच्चारण करते समय हमारा मुख सबसे ज्यादा मात्रा में बड़ा खुलता है, तो आप कहोगे विवृत स्वर में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि किस स्वर का उच्चारण करते समय हमारा मुख द्वार सबसे ज्यादा मात्रा में बंद रहता है या सबसे कम खुलता है, तो आपका आंसर होगा संवृत स्वर। या आपसे क्वेश्चन पूछे कि किस स्वर का उच्चारण करते समय हमारा जो मुख द्वार है वो आधा बंद होता है आधा खुला होता है, तो आधा खुले की बात कर रहा तो अर्धविवृत कर रहा, आधे बंद की बात कर रहा तो अर्ध संवृत कर रहा। तो अब इन्हें याद न करके वहां समझते हैं बच्चे कि क्या रोल होता है। स्वर चित्र में हम इन चीजों को कैसे समझ सकते हैं, कौन सा अर्ध संवृत होता है कौन सा संवृत होता है। तो देखो बच्चे, जो सबसे ऊपर के है ना, जो सबसे ऊपर के होते हैं ये वाले, तो ये बच्चे होते हैं आप कहोगे संवृत स्वर। कौन से होते हैं? संवृत स्वर। तो अगर मैं संवृत स्वर की बात लिखूं तो ई, आई, उ और औ कौन से हो गए बच्चे? ई, आई, उ, औ। इसे आप ऐसे भी पढ़ते हैं, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा उ और बड़ा उ। अब बात करते हैं अर्ध संवृत की। तो अगर मैं बात करूं ना बच्चे, इससे नीचे आ जाओ, इससे नीचे आ जाओगे, ये वाला और ये वाला, अगर इन दोनों की बात करें बच्चे तो ये लाइन बन जाएगी अर्ध संवृत की। किसकी बन जाएगी? अर्ध संवृत की। तो ये लाइन बन गई बच्चे अर्ध संवृत की। अब उससे नीचे आ जाओ, अगर उससे नीचे आओगे तो ये आई हो गया, ये सारे को ले लो आप, तो ये कौन से हो गए बच्चे? अर्ध विवृत हो गया, अर्ध विवृत हो गया, अर्ध विवृत। तो बच्चे ये जो आ बचा ये कौन सा हो गया? ये विवृत स्वर हो गया। इसका मतलब सबसे ज्यादा किस स्वर का उच्चारण करने में हमारा मुख खुलता है, तो आप कहोगे आ में खुलता है। इन्हें आप यहाँ लिख भी सकते हो। अगर मैं लिखना चाहूं कि संवृत स्वर कौन से होंगे, तो आपने कौन सा पढ़ा बच्चे? ई पढ़ा था, आई पढ़ा था, ए पढ़ा था, सॉरी ए नहीं पढ़ा था, ऊ पढ़ा था और बड़ा ऊ पढ़ा था, यही पढ़े थे। अर्ध संवृत में कौन सा पढ़ा था? ए पढ़ा था बच्चे, और कौन सा पढ़ा था? ओ पढ़ा था। अर्ध विवृत में कौन सा? आप कह लो जी विवृत बस जो है आ पढ़ा था और बाकी सारे यहीं पढ़े। तो कौन से पढ़े? कि ये भी पढ़ा था जी, औ भी पढ़ा था, ए भी पढ़ा था और जो है आगत स्वर भी पढ़ा था, यानी कि ये। तो वर्गीकरण क्लियर है संवृत का, अर्ध संवृत का, अर्ध विवृत का और विवृत का। तो मैं एक बार फिर रिकॉल कराता हूं, सबसे ज्यादा मात्रा में किस में खुलता है? विवृत स्वर में। कौन सा है विवृत स्वर? आ है। सबसे कम मात्रा में जो है किस में खुलता है? तो आप कहोगे संवृत में। तो संवृत की बात करें तो कौन सा है? तो ऊपर वाली लाइन जो है संवृत स्वर की है। अर्ध संवृत जिसमें आधा बंद होता है, फिर कहोगे अर्ध विवृत जिसमें आधा खुला होता है। तो आधा खुला होना है आधा बंद होना एक ही तो बात है बच्चे, लेकिन बस ये खुले होने के आधार पर और बंद होने के आधार पर विभाजन अलग अलग है इनका। क्लियर है? समझ गए यहाँ से? चलो बच्चे अब आगे चलते हैं। तो चलो बच्चों तीसरा भेद देखते हैं। अब तीसरा भेद यानी कि स्वरों का तीसरा वर्गीकरण कौन सा होता है। तो तीसरे भेद की अगर मैं बात करूं कि तीसरे भेद की बात, तो ये होता है मुंह में जीभ की स्थिति के आधार पर। मुंह में यानी कि मुख में जीभ की स्थिति के आधार पर, जीभ की स्थिति के आधार पर, जीभ यानी कि जिह्वा, स्थिति के आधार पर, ठीक। और स्वर चित्र कौन सा बनाया था आपने? तो स्वर चित्र आपने ये बनाए रखा। फिर से देखो, बिल्कुल रट जाना चाहिए, इतनी बार बनाना है ये। अगर आपने बनाना सीख लिया तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा उसमें। यहाँ कौन सा है? आपने कहा छोटा ई, फिर क्या है? बड़ा ई, फिर वहां क्या है? तो आपने कहा छोटा ओ, और फिर क्या है? बड़ा ओ। यही है। यहाँ क्या है? तो आपने कहा ए, यहाँ क्या है? यहाँ ओ, और यहाँ क्या है? आई, यहाँ क्या है? औ, यहाँ क्या है? आ, और यहाँ क्या है? ए, और यहाँ क्या है? आगत स्वर। ठीक है, आगत स्वर। अब हम बात करते हैं कि मुंह में जीभ की स्थिति का मतलब क्या है। इसका मतलब यह है मेरे बच्चे कि जब आप किसी स्वर का उच्चारण करते हो तो आपके मुंह में जो जीभ है वो आगे की तरफ आती है या पीछे की तरफ जाती है या बीच में ही रहती है। अब अगर आप बात करें, मान लो आपने कहा ई, तो आपको ऐसे लगेगा आपकी जीभ आगे की तरफ आ रही है।
ए आगे की तरफ आ रही है। आपने कहा ऊ, तो आपको लगेगा होठ तो बाहर आ रहे हैं, आपके होस्ट बाहर आ रहे हैं, लेकिन जीभ जो है पीछे की तरफ जा रही है। आपने कहा औ, तो पीछे की तरफ जीभ जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि मुंह में यानी कि मुख में जीभ की स्थिति के आधार पर स्वरों को 3 प्रकार में बांटा गया है बच्चे। कितने प्रकार में? 3 प्रकार में। पहला होता है बच्चे अग्र स्वर। कौन सा होता है? अग्र स्वर। दूसरा कौन सा होता है बच्चे? मध्य स्वर, मध्य स्वर। और तीसरा कौन सा होता है? पस स्वर, पस स्वर। अब हम देखते हैं बच्चे, देखो ध्यान से। तो आपने कहा कि अग्रस्वर, तो अग्रस्वर तो इधर इधर वाले हो गए सारे। तो ये बच्चे कौन से होते हैं? इन्हें हम बोलते हैं अग्रस्वर। क्या बोलते हैं? अग्रस्वर। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि अग्रस्वर कौन से हैं, तो कितने हो गए बच्चे अग्रस्वर? तो आप कहोगे 4। कौन से हो गए 4 में? आप कहोगे छोटी होगी, बड़ी होगी, फिर जो है ए हो गया, और बच्चे आई भी हो गया। ये तो अग्र स्वरों की संख्या समझ गए? चलो ठीक है। अब मैं बात करूं, जैसे मैं ए का उच्चारण करता हूं, ए, तो आपको लगता है जीभ तो जहां है वहां की वही है, बीच में ही है। तो ये जो ये है ना बच्चे, इसे हम क्या बोलते हैं? ये होता है मध्य स्वर। कौन सा होता है? मध्य स्वर, मध्य स्वर। तो मध्य स्वर की संख्या कितनी होगी बच्चे? 1। वो कौन सा है? ए। और इन्हें छोड़ के बच्चे बाकी जो ये सारे लिखे ना, ये सारे वाले, ये सारे कौन से हो गए? ये उधर पड़े, बिल्कुल पीछे पड़े। तो पीछे पड़े तो ये कौन से हो गए? पस स्वर हो गए। तो अगर मैं पस स्वर की बात करूं बच्चे, तो कितने हो गए? 2, 2 4, 2 6, यानी कि इनकी संख्या होगी 6। कौन कौन से? तो आप कहोगे ऊ, इसे इसमें याद रखना बच्चे, ये यही है। ऊ हो गया। आप कहोगे फिर औ हो गया, फिर ओ हो गया, फिर औ हो गया, और फिर आ हो गया। अब देखो ये आगत स्वर अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो ही मानना, वैसे स्वर तो 5 ही है। ये क्लियर है बच्चे? समझ गए? यानी कि मुंह में जो हमारा मुख होता है उसमें जीभ की स्थिति के आधार पर हमारी जीभ आगे जा रही है तो अग्र स्वर है, पीछे जा रही है तो पस स्वर है, और अगर जो है बीच में ही है तो उसे हम बोलते हैं मध्य स्वर। ठीक है बच्चे? तो कितने पढ़ लिए हमने? पहला पढ़ा कालमान या मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर, 3 पढ़े हमने। फिर हमने पढ़े मुख विवर, यानी कि कितनी मात्रा में उच्चारण करते समय हमारा मुख खुलता है, उसके आधार पर हम कितने पढ़े? 4 पढ़े बच्चे। कौन सा? संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर, ये बंद होने के आधार पे है। फिर आपने देखा अर्ध विव्रत, फिर आपने देखा विव्रत। ये किस पर है? खुलने के आधार पर। फिर हमने तीसरा कौन सा पढ़ा? कि मुख में जिह्वा की स्थिति के आधार पर। तो उसमें हमने कितने पढ़े? 3 पढ़े बच्चे, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पस स्वर। अब अगले विभाजन की तरफ चलते हैं कि अगला भेद कौन सा होता है। आ जाइए बच्चों। तो चौथा भेद हम कौन सा देखते हैं? ये ओष्ठ के, ओष्ठ यानी कि क्या होता है बच्चे? होठ, जिसे आप बोलते हो होठ, वैसे ओष्ठ होता है। के गोल, के गोल होने के आधार पर, के गोल होने के आधार पर। चलो ये भी समझते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर ओष्ठ गोल है, गोल बन रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो आप क्या कहोगे? वृत्तामुखी स्वर। क्या बोलोगे? वृत्तामुखी स्वर। इन्हीं को हम गोल भी कह सकते हैं। जैसे मान लो आपने ये कहा, आपने एक स्वर का उच्चारण किया ऊ, देख रहे हो आपके गोल, ओष्ठ गोल हो गए। आपने कहा ई, तो ऊपर से तो दब गए, ऊपर नीचे से, और लेफ्ट राइट में खिंच गए, तो ये तो गोल नहीं बने, ये तो वृत्ताकार बन गया। आपने कहा औ, तो होठ गोल बन गए। आपने कहा आ, तो आपको दिख रहा है जहां होठ जो है किसी एक साइड में को खींच रहे हैं और ऊपर नीचे से दबे या साइड में से दबे किसी एक तरफ खींचे, तो वहां क्या हो जाएगा? अवृत्तामुखी। और जो चारों तरफ से ऊ, औ, ओ, ये क्या बनते हैं? ये वृत्तामुखी बनते हैं। तो 2 तरह से हो गए, एक वृत्तामुखी स्वर और दूसरे कौन से हुए बच्चे? अवृत्तामुखी, अवृत्तामुखी स्वर, ये हुए। इसका मतलब इसमें तो है होठों का आकार जो होगा, होठों का आकार कैसा होगा? गोल होगा। और इसमें क्या होगा? इसमें गोल नहीं होगा। अब समझते हैं ये कि कौन से होते हैं। तो एक बार फिर जो है स्वर चित्र समझ लेते हैं। तो स्वर चित्र कैसा बनाया आपने बच्चे? ये स्वर चित्र,
बताओ, ये लाइन, ये, और ये आपके मुख में हो गई आपकी जीभ। यहाँ कौन सा है? तो आपने कहा ई। यहाँ कौन सा है? आई। यहाँ ऊ, और यहाँ औ। यहाँ कौन सा है? ए। यहाँ आई, यहाँ ओ, यहाँ औ, और यहाँ कौन सा है? आ, और यहाँ कौन सा है? ए, और अगर मैं यहाँ रखने की कोशिश करूं तो कौन सा है? ये है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं, देखो ध्यान से समझना है, उच्चारण करते हैं एक एक का। आपने कहा ई, तो आपको लगा लेफ्ट राइट खींचे, खींचे नहीं खींचे, गोल नहीं बना, गोला दब गया एक साइड से, ऊपर नीचे से दबा दिया आपने। ये भी ऐसा ही होगा। आपने कहा ए, तो ऐसे हो गया आपकी बार। आपने कहा ए, फिर ऐसे हो रहा। आपने कहा आ, फिर इस तरह से हो रहा। इसका मतलब ये हुआ बच्चे, अगर मैं इनकी बात करूं सारों की, इनकी, तो आप ये देख रहे हो इनमें गोल नहीं बने, और गोल नहीं बना अगर, तो ये कैसे हो गए बच्चे? तो आपने कहा अवृत्तामुखी हो गए जी ये। तो अवृत्तामुखी स्वर कौन कौन से समझ गए बच्चे? अवृत्तामुखी स्वर है ये। अब यहां देखो, ऊ, औ, ओ, ओ, आपने इसमें देखा, और इसका जो उच्चारण होता है इसका तो इसके समान ही होता है। तो आपने ये बात करी, ये वाले, ये कौन से हो गए बच्चे? तो आपने कहा ये हो गए वृत्तामुखी। वृत्तामुखी समझ गए बच्चे? वृत्तामुखी यानी कि इनका उच्चारण करते समय हमारे होठों का आकार जो है गोल हो जाएगा। क्लियर है बच्चे यहां तक? तो मैंने आपको 4 भेद पढ़ाए, कालमान या मात्रा के आधार पर, फिर मैंने पढ़ाए मुख विविर के खुलने या बंद होने के आधार पर, फिर मैंने पढ़ाए जीभ के आगे या पीछे या साइड में रहने के आधार पर, आगे गई, पीछे गई या मध्य में रही। फिर मैंने पढ़ाया कि होठों के गोल या अगोल होने के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है बच्चे, यहां तक क्लियर है? चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम क्लास। तो आओ बच्चों आगे क्लास को बढ़ाते हैं। अब हम ये देखते हैं बच्चे कि किसी स्वर का उच्चारण करते समय हमारी जो जीभ है क्या वो कहीं टच करती है? वैसे तो अगर टेक्निकल देखें तो हम स्वर इन्हें कहते इसलिए हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि स्वर, मैंने एक डेफिनेशन बताई थी आपको पहली क्लास में, कि जिन स्वरों का यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जो हमारे फेफड़ों में हवा भरी है वो बिना किसी रुकावट के मुख विविर से बाहर आ जाए, उन्हीं को हम स्वर बोलते हैं। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ए है, जो आ है, इसका उच्चारण स्थान कहां से होता है? इसका उच्चारण स्थान कहीं से तो निकलता होगा ना। ऋषि है, उसका उच्चारण स्थान कहां से होता है? तो अब हम देखते हैं मुख विविर में उच्चारण स्थान के आधार पर। मैं इसे 5वां प्रकार कह सकता हूं, या तो मुख विविर में, मुख विविर समझ रहे हो ना आप? मुंह का अंदर का जो भाग है, मुख विविर में उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर। ठीक है बच्चे, मुख विविर में उच्चारण स्थान के आधार पर। अब हम 11 के 11 स्वर लिखते हैं। यहां आपने लिखा ये ए, इसी के साथ आप चाहो तो लिख सकते हो आ। ठीक, फिर दोनों ई और आई, फिर ऋषि। अब ऋषि भी आ जाएगा हमारा। इसका पूछते हैं कि इसका स्वर कहां से, उच्चारण स्थान कौन सा है। ठीक है, फिर आ जाएगा ऊ और फिर औ। फिर क्या आ जाएगा? ए और आई। फिर क्या आ जाएगा? ओ और औ, ये आ जाएगा। अब हम समझते हैं ये तो हमारे हैं स्वर। अब देखते हैं कि मुंह के किस स्थान से इनका उच्चारण होता है। मुंह के किस स्थान से इनका उच्चारण होता है। तो बच्चे अगर मैं बात करूं, देखो ए, आपको ऐसा लगेगा जैसे कंठ से निकल रहा, गले से निकल रहा बच्चे। तो ए हो या आ हो, ये कैसी ध्वनियां होती है? ये होती हैं बच्चे कंठ है। कैसी होती है? तो आप कहोगे ये ध्वनियां होती हैं कंठ है। लेकिन बच्चे कई बार जो है कंठ ऑप्शन में नहीं होता। ऑप्शन में क्या होता है? ऑप्शन में होता है बच्चे कोमल तालव्य। कोमल तालव्य, ये होता है कोमल तालव्य। तो ए या आ का अगर कंठे हो तो कंठे आंसर होगा, कोमल तालव्य हो तो कोमल तालव्य आंसर होगा। अब देखो बच्चे, मैंने एक बात और बताई थी कि किसी भी ध्वनि का जो उच्चारण होता है वो कब होता है। मैं मान लो अपने मुंह को बंद करके और कुछ भी कहूं, पता ही नहीं चलेगा क्या बोल रहे हो आप। इसीलिए अगर किसी वर्ण का उच्चारण करता है तो वो स्पष्ट होना चाहिए। कब होगा?
मान लो मैं अपना मुंह बंद कर लूं तो क्या किसी वर्ण का उच्चारण कर सकता हूं? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मेरे लंग्स में जो वायु भरी थी वो बाहर आई नहीं, और जब तक लंग्स में भरी हुई वायु नहीं आएगी तब तक उच्चारण होगा नहीं। इसीलिए जब जब ये वायु निकलती है तो आप देखोगे जैसे ए और आ का उच्चारण करते हैं तो वो कंठ से निकलती है, तो इसी को बोलते हैं वो कंठ से रगड़ खा के निकलती है, इसीलिए इन ध्वनियों को क्या बोलते हैं? कंठे ध्वनि। अब कंठे के बाद क्या आता है? फिर तालव्य आता है। आपका मुंह देखा है ना कई बार, जो ऊपर छत होती है जीभ की उसका पीछे वाला जो हिस्सा होता है उसे हम तालव्य बोलते हैं, इंग्लिश में प्लेट्यू बोलते हैं। फिर आगे वाली जो छत होती है जो दांतों के पास की होती है उसे मूर्धन्य बोलते हैं, और फिर दांतों से टकराएगी हवा, फिर ओष्ठ से टकराएगी। क्लियर है? अब समझो यहां से। तो बच्चे बिल्कुल क्रम से चलते हैं। ये ए और आ कंठ है या कोमल तालव्य है? अगर ई या आई की मैं बात करूं बच्चे तो ये हो जाएंगी तालव्य ध्वनियां। क्या हो जाएंगी? तालव्य ध्वनियां। अगर मैं ऋषि की बात करूं तो ये बच्चे हो जाएगा मूर्धन्य। बिल्कुल क्रम से चलता है, बिगड़ ना जाए क्रम। मूर्धन्य। और इसकी अगर मैं बात करूं, देखो बच्चों, कोई भी स्वर दंत्य ध्वनि तो है नहीं। किसी भी स्वर में जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ दांत को टच नहीं करती, तो दंत्य ध्वनि तो है नहीं। तो दंत्य ध्वनि के बाद क्या आया बच्चे? आया ओष्ठ। क्या आया? ओष्ठ। यानी कि इनके मदद में ऊ, आपको ऐसा लग रहा होठों की जरूरत पड़ रही है यार, औ, तो इसका मतलब क्या है कि इनके उच्चारण करने में ये कहां से बोले जाते हैं? ओष्ठ है। अब बच्चे यहां चलते हैं, ध्यान से देखना। कल जब मैं आपको दीर्घ स्वर पढ़ा रहा था, स्पेशली संयुक्त दीर्घ स्वर, तो मैंने क्या बताया था? ये देखना बच्चे, मैंने ये बताया था ए में अगर आप ई मिला दोगे तो ये बनते हैं। बताया था ए में अगर ई मिला दोगे तो ए बनाया था। अब भैया ए कहां से बोला जा रहा? तो आप कह रहे हो कंठे से जी, और ई कहां से बोला जा रहा? तालव्य से। तो दोनों मिल गए ना, तो आंसर क्या हो गया? कंठ तालव्य। क्या हो गया? कंठ तालव्य। क्लियर है बच्चे? कंठ तालव्य। अब हम इसकी बात चलते हैं आगे। यहां देखो, कल जब हम पढ़ रहे थे तो क्या आपने संयुक्त दीर्घ स्वर पढ़े थे तो ये नहीं बताया था कि ए में ऊ मिला है आके? क्या मिला है? ए या आ में ऊ, छोटा ऊ या बड़ा ऊ मिला है। तो ये कौन सी ध्वनि है? तो आपने कहा कंठ है। और ऊ कौन सी है? ओष्ठ है। तो ये कौन सी होगी? कंठोष्ठ है। ये वाली, ये यानी कि कंठ और होठों से मिलकर, ओष्ठ से मिलकर बनी है, तो कैसी ध्वनि होगी बच्चे? कंठोष्ठ होगी। तो समझ गए ये सारी चीजें। उच्चारण स्थान के आधार पर फिर मैं एक बार रिपीट करता हूं, तो कहां से है? ए और आ का कंठ से या कोमल तालव्य से। एक बात और याद रखना बच्चे, अगर दोनों ऑप्शन, वैसे कभी दोनों ऑप्शन देता नहीं, बड़े एग्जाम जो है, जो मतलब हिंदी लिटरेचर जिनमें पूछी जाती है, टीजीटी पीजीटी के जो हिंदी सब्जेक्ट होता है उसमें, ग्रामर में तो यही काम चलता है, ठीक है ना, तो उस चक्कर में हम पढ़ते ही नहीं है वहां क्या होता है क्या नहीं। तो ई और आई कहां से? तालव्य से। ऋषि कहां से? मूर्धन्य से। ऊ और औ कहां से है? ओष्ठ से। ए और आई कहां से? कंठ तालव्य से। ओ और औ कहां से है? कंठोष्ठ से। क्लियर है बच्चे ये बात? चलो ये बात है। तो आज की क्लास का एक लास्ट कंसेप्ट और समझ लेते हैं। तो चलिए मेरे बच्चों आगे बढ़ते हैं क्लास में। अब देखते हैं कि हिंदी स्वर, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनुनासिकता किसकी पहचान है बच्चे। तो देखिए एक बात समझिए, ये होते हैं हिंदी स्वर। अब हिंदी स्वरों के दो रूप होते हैं। हिंदी स्वरों के दो रूप होते हैं बच्चे। एक होता है निर्नुनासिक। क्या होता है बच्चे? निर्नुनासिक। निर्नुनासिक स्वर। निर्नुनासिक स्वर। और एक बच्चे होता है अनुनासिक स्वर। क्या होता है? अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर। समझना, यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनुनासिकता किसकी पहचान है, स्वरों की पहचान है या व्यंजनों की पहचान है। तो मैं आपको हर टॉपिक, हर कंसेप्ट इस तरह से बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप भूले ना, आप समझे, रटने की कोशिश ना करें। कोई भी विषय रटने का नहीं होता, वो सारे के सारे विषय कंसेप्ट पर आधारित होते हैं। जो रटने की कोशिश करता है वो 10 दिन बाद फिर गायब उसके दिमाग से। लेकिन अगर कोई एक बार कंसेप्ट पढ़ लेता है, आपको लगता है ना, कई बार बच्चे जो है महीने 2 महीने पढ़ते हैं और सिलेक्शन ले जाते हैं, और कुछ बच्चे सालों लगे रहते हैं नहीं पढ़ पाते। तो बच्चे क्या है, उन्हें जो है बहकाया जाता है, या तो उन्हें उन किताबों तक पहुंचने नहीं दिया जाता, उनके कभी कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होते। जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो ये पढ़ लो,
एसएससी की तैयारी कर रहे हैं ये पढ़ लो, लेखपाल का आया तो ये पढ़ लो। तो बच्चे पहले जो है किसी भी सब्जेक्ट का कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए विद कंसेप्ट और विद प्रैक्टिस। अगर आपने एक बार किसी विषय का कंसेप्ट सीख लिया तो उसका रिवीजन करने में ज़्यादा समय नहीं लगता। तो याद करने वाली चीज़ तो एक टीचर हो या स्टूडेंट्स हो, उन्हें बार बार याद करनी होती है। लेकिन अगर आपके कंसेप्ट बहुत बेहतर तरीके से क्लियर है तो याद करने की चीज़ों को याद करने की स्पीड बढ़ जाती है। तो अब देखिए, इन्हें कई बार जो निर्णुनासिक स्वर लिखा है इन्हें हम सामान्य स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सामान्य स्वर। सामान्य स्वर, इसका मतलब ये होता है कि अगर लिखना हो तो हम इस तरह से लिखते हैं जी, सामान्य स्वर ए आ, वही जिस तरह से होते हैं ई आई ऋषि उ औ ए आई ओ और औ, ये होते हैं 11 स्वर जो आपने पढ़े। अब बात चलते हैं कि वहां क्या लिखा जाता है। तो बच्चे वहां क्या लिखता है? अनुनासिक जब आप पढ़ेंगे ना, दो ध्वनियां होती है, अनुस्वार और अनुनासिक। अगर मैं मोटा मोटी सी अभी बात करूं तो अनुस्वार का मतलब होता है जो ऊपर अंकी बिंदी लगती है ना, उसे बोलते हैं हम अनुस्वार। और अनुनासिक क्या है? अनुनासिक होता है बच्चे जिसे आप चंद्र बिंदु बोलते हैं। अभी तो आपने खाली चंद्र पढ़ा था अगत स्वर में, अब उसके ऊपर हम एक बिंदी भी टेकेंगे, डॉट, तो वो क्या होता है? अनुनासिकता। तो अनुनासिकता में जब हम इन्हें लिखते हैं ना स्वरों को, तो कैसे लिखते हैं? ये इस तरह से, ये। और अब की बार सब पे जो है बिंदी है ये ऋषि वाले पे नहीं आती, ठीक है। तो हमने कहा ए, ये होता है इनका अनुनासिक रूप। तो अगर आप इन्हें सामान्य रूप में लिख रहे हैं तो आप ऐसे लिखते हैं, अगर आप इन्हें अनुनासिक रूप में लिख रहे हैं तो आप इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये अनुनासिक स्वर नहीं है, कोई ऐसा नहीं है स्वरों के दो प्रकार है, नहीं। हिंदी स्वरों को दो रूप में लिखा जाता है, एक सामान्य रूप में और एक जो है अनुनासिक रूप में लिखा जाता है। तो सामान्य रूप में हम इसे लिखते हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा कि कै के ऊपर जो है ये चढ़ रहा है, तो आपने कहा देखा है, हमने तो कई बार देखा। नहीं बच्चे, वो कै के ऊपर नहीं चढ़ रहा, वो कै में जो ए जुड़ रहा है ना, वो इसके ऊपर चढ़ रहा है। तो अनुनासिकता किसकी पहचान हुई? यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कितने एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अनुनासिकता स्वर की विशेषता है। तो यहां नोट करना बच्चे, नोट करके ये क्वेश्चन लिखना है कि अनुनासिकता स्वर की विशेषता है, स्वर की विशेषता है, स्वर की विशेषता है। क्लियर होगी बच्चे? तो बच्चे हमने 3 क्लास में जो है स्वरों का अध्ययन किया, स्वरों के बारे में एक चीज समझी। अब अगर आप कहीं से भी स्वर के क्वेश्चन करते हो तो आपका स्वर का क्वेश्चन कहीं छूटेगा नहीं। अगली क्लासों में हम इसी तरह से कंसेप्ट को समझते हुए, सारी चीजों को याद करते हुए, क्लास में याद करवाने की कोशिश करेंगे सारी की सारी। तो अगली क्लासों में व्यंजन करेंगे बच्चे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको जो है ये वीडियो पसंद आ रही हो तो आप जो है हमारे चैनल वीरेंद्रा क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो और बच्चों तक भी पहुंचे, इसके लिए वीडियो को जो है शेयर कीजिए। और बच्चे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, उसका कंटेंट अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, हमारी वीडियो को लाइक करते हैं या उन्हें शेयर करते हैं, तो बच्चों इनसे हमें ऊर्जा मिलती है। अगर हमें ऊर्जा मिलती है तो हमें काम करने की प्रेरणा मिलती है, हम और दुगनी क्षमता से जो है काम करते हैं। और बच्चे, अंत में एक बात और कहूंगा मैं कि आप जो है अपना कमेंट जरूर छोड़ें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, आपको पढ़ने के क्रम में कोई परेशानी आ रही हो, या आप चाहते हैं कि इस क्लास को और कैसे बेहतर बनाया जा सके, तो वीडियो पर अपना कमेंट जरूर कीजिए। और एक बात और लास्ट में बच्चे, जिस नाम से ये चैनल है उसी नाम से जो है एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है वीरेंद्राज क्लासेस। अगर आप वीरेंद्राज क्लासेस के टेलीग्राम चैनल को जाकर, ये क्या है बच्चे? टेलीग्राम चैनल, इस चैनल को जो है ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में जब वर्णमाला कंप्लीट हो जाएगी तो उसके जो क्वेश्चन सीरीज चलाएंगे, हम क्वेश्चन करेंगे, तो उनकी पीडीएफ, किसी भी क्लास से रिलेटेड पीडीएफ नोट्स आपको सब कहाँ मिलेंगे? तो हमारे जो है वीरेंद्रा क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे।
तो आज की क्लास बच्चों हम यहीं तक रखते हैं। चलो मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद।